एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, इसी को हम लोग बोलते हैं टॉपिकल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल के बारे में आपको नाम से लेके समझ आ रहा है कि ये माइक्रोब्स के अगेंस्ट में काम करेगा, माइक्रोब्स के विपरीत में काम करेगा। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज़ आ जाएगी? आपके बैक्टीरिया आ जाएंगे, वायरस आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा, फंजाई आ जाएंगी। ये सब आपके डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हम लोग बोलते हैं पैथोजन्स। हमको ये पता है कि माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ऐसे कई सारे बैक्टीरिया भी होते हैं जो बोलते हैं बैक्टीरिया आर फ्रेंड्स एंड फोर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। फ्रेंड्स एंड फोर्स का मतलब वो दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बॉडी के अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं और वहाँ पे बॉडी के लिए हेल्पफुल है। कर्ड के अंदर, दही के अंदर आपको पता है कि बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध को दही बनाने में, कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, तो वो हमारे एक अच्छा बैक्टीरिया है। लेकिन यहाँ पर जो लोग बात करें, तो बात करें दवाइयों की, तो पक्की बात है कि हम उन बैक्टीरिया की बात करेंगे या उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो कि पैथोजेंस हैं। पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो किसी भी डिजीज होती है उनको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट माइक्रोबियल इन्फेक्शन, जो बीमारी व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट दोज डिजीजेस व्हिच ऑकर बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियों को ठीक करने वाले को हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल। अब एंटी माइक्रोबियल को समझने से पहले आपको कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको समझना होगा। इनमें से आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग एंटीसेप्टिक क्या है, डिसइंफेक्टेंट क्या है, उसके बाद हम लोग करेंगे बैक्टीरियो स्टेट और जर्मीसाइड, इनमें क्या अंतर है, और एक लास्ट आ जाएगा आपका सैनिटाइजर्स। मैं एक करके आपको बता देता हूँ, पहले मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट में दूंगा। एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियोसाइड्स, जर्मीसाइड और सैनिटाइजर, ये सब की सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो मारेंगे या उसकी ग्रोथ को कम कर देंगे, उसे स्टॉप कर देंगे। और एंटी माइक्रोबियल्स आर दोज सब्सटेंसेस आर दोज एजेंट्स व्हिच ईदर किल द बैक्टीरिया और स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हम लोग पहले बात करते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या आता है। एंटीसेप्टिक ऐसे एंटी माइक्रोबियल्स हैं जो एक लिविंग बॉडी पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए। ये हो गया इसका एग्जांपल डेटॉल या सेवलॉन, ये वो नाम है जो आपने देखो। अब मुझे बताइए, डेटॉल का यूज हम लोग जो यूज़ करते हैं, कहीं को भी कट गया तो जब कट गया तो उसके कटने के बाद में इस बात के चांस हो जाएंगे कि वहाँ पर कोई बैक्टीरिया डेवलप कर जाए। उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो मारने के लिए, उस बैक्टीरिया को, या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए आप लिविंग बॉडी पर जो यूज़ कर रहे हो वो है आपका एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आप यूज़ भी करते हो, डेटॉल वगैरह घर में होती है। फिटकरी, क्या एक फिटकरी एक एंटीसेप्टिक है? आपने देखा होगा कि जब हम लोग जब दुकानों पे जाते हैं, लाइव वगैरह के पास में,
तो अगर कहीं तो कट जाए या घर पर भी कहीं पे कट जाए तो आप फिटकरी भी लगा लो तो उससे भी वो रुक जाता है। फिटकरी एक बात और है, फिटकरी खून को रोकने में भी हेल्प करती है। ये इसका और एक यूज है, अगर खून रुक गया तो मतलब थक्का जम गया, और अगर थक्का जम गया तो बैक्टीरिया उसको कुछ नहीं पाएगा, तो वो इस तरह से काम करती है। लेकिन डेटॉल और सैफरॉन ये प्योर एंटीसेप्टिक है, ये या तो बैक्टीरिया को मार देंगे या उसकी ग्रोथ को रोक देंगे, स्टॉप हो देंगे। अब है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट के एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया आपका हार्पिक, का नाम सुना है या लाइजॉल का नाम सुना होगा आपने। ये हार्पिक वगैरह जो होता है ना, ये इसे हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम लोग टॉयलेट में करेंगे या आपको पोछा लगाना है तब करेंगे, या कोई नॉन लिविंग थिंग्स। एक सिंपल सी बात है, ये भी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों ही सेम काम कर रहे हैं। वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को मार रहे हैं। अंदर ये है कि एंटीसेप्टिक तो मारता है लिविंग थिंग्स के ऊपर और डिसइंफेक्टेंट मारता है नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये होगा लिविंग थिंग्स, ये काम कर रहा है, और ये होगा नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम लोग अगली बात कर लेते हैं, बैक्टीरियोस्टैट और बैक्टीरियोसाइड। जब भी वर्ड आ जाता है बच्चों स्टैट, इसका मतलब होता है रोकना। जब भी ये वर्ड आ जाए किसी भी जगह पर तो इसका मतलब होता है रोकना, और जब भी वर्ड आ जाए साइड, इसका मतलब होता है मारना। मैं कुछ एग्जांपल दे से बताता हूँ। क्या आप लोगों ने थर्मोस्टेट का नाम सुना है? थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट होता है एक ऐसी डिवाइस है जो टेम्परेचर को फिक्स करती है। अगर मान लीजिए मुझे कोई बैक्टीरिया का बनाना है लैब में, जो जिसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर करते हैं लोग लैब में, ये हम आपको सिखाएंगे। पैकेट डिश में रख के उसको हम ओवन में डाल देंगे, और ओवन में हमें कोई टेम्परेचर फिक्स कर देंगे। अगर वो बैक्टीरिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेस्ट ग्रोथ करता है तो मैं वहाँ पर थर्मोस्टेट फिट कर दूँगा। थर्मोस्टेट को फिट करने पर क्या होगा कि वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखेगा उसको, उससे नीचे भी नहीं जाने देगा टेम्परेचर, और जैसे उससे टेम्परेचर बढ़ेगा वो कट हो जाएगा, मतलब वो टेम्परेचर को रोक के रखेगा। कहाँ पर? थर्मोस्टेट, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका मतलब क्योंकि वो टेम्परेचर को रोक रहा है, खत्म नहीं कर रहा है, इसलिए हमने उसको नाम दिया थर्मोस्टेट। ऐसे अब अगर मैं बात करता हूँ बैक्टीरियोस्टेट, इसका मतलब ये हुआ कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है, मार नहीं रहा है। अब बात करते हैं जर्मिसाइड की। बैक्टीरियोस्टेट बोला था तो सिर्फ बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब मैंने जर्म बोल दिया इसका मतलब है जर्म तो सारे आ गए ना, प्रोटोजोआ आ गया, वायरस आ गया, सब जर्म से। तो अब मैं कह रहा जर्मिसाइड मतलब हुआ जर्म को मारने वाला। आप सब लोगों ने एक नाम सुना होगा पेस्टिसाइड, सुना है ना? पेस्टिसाइड क्या करता है, जो आपके पेड़ जो फसल वगैरह है उसके जो कीटनाशक वो कीड़ों को मार रहा है। ऐसे एक आता है रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड का मतलब होता है, रोडेंट मतलब होते हैं चूहे। चूहे ये छोटे छोटे जो जानवर है ना, चूहे हुआ, चुचुंदर हुआ, ये जो है ना, ये सब आते हैं रोडेंट में। रोडेंट भी हमारी फसलों को खराब करते हैं, उनको जो मारना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? रोडेंटिसाइड, जिसके पीछे साइड नाम लग गया, वो सब क्या होता है? मारने वाले। तो जर्मिसाइड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच किल्स द जर्म, जो कि जर्म्स को मारेगा, एंड बैक्टीरियोस्टेट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर मैं यहाँ पे जर्मोस्टेट लिखता, अगर मैं यहाँ पर बैक्टीरियोस्टेट की जगह पर मैं यहाँ पर लिख देता जर्मोस्टेट, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सभी जर्म्स को की ग्रोथ को रोक रहा है, मार नहीं रहा है। अगर मैंने कहा जर्मिसाइड तो ये हो गया मार रहा है। अब बात आती है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर का भी काम वही है कि वो उसको मार रहा है। एक थोड़ा सा अंतर ये है कि सैनिटाइजर का यूज़ हम लोग पब्लिकली करते हैं, पब्लिक से मतलब पब्लिक के लिए करते हैं। अगर आपने देखा हो किसी, अगर आप बड़े ऑफिस में जाओगे, यहाँ हमारे कॉलेज की जो बाहर है उसमें भी रखा हुआ है सैनिटाइजर, वो सैनिटाइजर का इट इज़ मीन्ड फॉर द पब्लिक। जिस टाइम पे कोरोना आया था उस वक्त पर बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, ऑफिसों पर, स्कूल के बाहर, क्लासों के बाहर सैनिटाइजर के बॉक्स लगे होते थे। वहाँ पे जाएंगे, अपना हाथ को सैनिटाइज करेंगे तो जाएंगे।
या इवन आप लोगों ने अपने घरों में भी यूज़ किया होगा, तो घर में एक बोतल आके आपने बाहर की तरफ रखी हुई है, जो भी कोई गेस्ट आएगा वो तो सैनिटाइज करके आएगा, और जब हम लोग भी कुछ काम करते हैं तो हमको सैनिटाइज करते रहते हैं। तो सैनिटाइजर एक ब्रॉडली रूप में यूज होता है। छोटे अगर मेरे अकेले के लिए चोट लगी, मुझे अगर अकेले को चोट लगी, तो मैं सैनिटाइजर यूज करूंगा कि एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक, क्योंकि एंटीसेप्टिक मेरे लिए पर्सनल है। लेकिन अगर मुझे पब्लिक में करना है तो मैं क्या करूँगा? सैनिटाइजर। तो ये तो हो गए इसके डिफरेंट टाइप्स। अगर आप मैं इनको एक बार दिखा दूँगा, मैं एक बार रिपीट कर दूँगा। एंटीसेप्टिक्स, दोज एजेंट्स व्हिच kills the germs on living things. Disinfectant, those kill the microbes on non-living things. Bacteriostats, these are those agents which stops the growth of bacteria. Germicides are those agents which kills the germs. And sanitizer, they also kills germs, but they are used in public. They are used for public use. ये तो गए इसके एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन। अब हम आगे चलते हैं इसका कि कौन कौन से हैं। इसमें कौन कौन से आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं आपके कोर्स में, हम उसको देखेंगे। इसमें है AgNO3, Ag++, chlorhexidine, gluconate, H2O2, KMNO4, H3PO3, CaOCl2। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 है जो आपके कोर्स में है। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, ये आखिर काम किस तरह से करते हैं। ये काम करेंगे 3 तरीके से। इनका काम सभी का ये कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये उसकी सेल वॉल को फाड़ देते हैं, रप्चरिंग ऑफ द सेल वॉल। और किसकी सेल वॉल को? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल को। और अगर ये किसी बैक्टीरिया की सेल वॉल को फाड़ देगा तो इसका तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा क्या? वो बैक्टीरिया मरेगा। और वही तो आप चाहते हो कि वो बैक्टीरिया जो हमारे घावों पर जो बैक्टीरिया बैठ गया है वो बैक्टीरिया मरना चाहिए। अब वो कैसे मरेगा? उसी जो सेल वॉल है उसकी सेल वॉल को फाड़ दो। जब सेल वॉल फट गई तो पूरा सेल ही खत्म। और पूरी बॉडी, किसी भी चीज़ की पूरी बॉडी किससे बनती है? सेल से। तो जब आप सेल मारना शुरू करिए तो वो बैक्टीरिया मरेगा। ये सब इसी तरह से एक्शन करेंगे। लेकिन इनमें से क्या किस तरीके से सेल वॉल को फाड़ते हैं वो बता रहा हूँ। या तो ये करेंगे बाय ऑक्सीडेशन, या ये करेंगे बाय क्लोरीनेशन, और ये करेंगे ये बाय प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इतनी सिंपल हो सकती है अगर हम इसको समझ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन करेगा, कौन सा क्लोरीनेशन करेगा और कौन सा प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करेगा। आगे चल के मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा। लेकिन पहले अगर आपने सिर्फ एग्जाम ये भी लिख दिया कि मान लीजिए हमसे पूछा AgNO3 ये क्या है, हमें पता है कि एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ये काम कैसे करता है। अगर आपने ये लिख दिया इट किल्स द बैक्टीरिया by rupturing the cell wall, rupturing मतलब चीर कर, through oxidation, तो आपका ये आंसर कंप्लीट है। यानी कि मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये पहचानने का वो बता रहा हूँ तरीका कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन करेगा, कौन सा क्लोरीनेशन करेगा और कौन सा प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करेगा। ये नाम तो आपको याद करना है या तो कोर्स में। जिसमें भी जिस भी कंपाउंड में अगर Cl मिल जाए, Cl क्लोरीन, तो उसका आंसर होगा क्लोरीनेशन। अगर एक भी Cl मिलता है, अगर किसी में O की मात्रा ज़्यादा है या O मिल रहा है तो वो करेगा ऑक्सीडेशन। और अगर कोई आयन एक अकेला है, अकेला आयन मतलब आयन होते हैं लोग
एक ऐसी स्पीसीज को जिसके ऊपर चार्ज होते हैं। अब ये Ag अकेला है सिल्वर और उसके बाद 2 पॉजिटिव चार्ज में, इट मींस कि ये आयन है, राइट। अब अगर मैं पूछना शुरू करूं, CaOCl2 ऑक्सीडेशन करेगा, क्लोरीनेशन करेगा या प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करेगा? क्लोरीनेशन करेगा। तो ये हो गया क्लोरीनेशन। AgNO3 ऑक्सीडेशन करेगा, ये प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करेगा। क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट, क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट क्लोरीन आ रहा है, ये करेगा क्लोरीनेशन। H2O2 ऑक्सीडेशन, KMnO4 ऑक्सीडेशन, SvDO4 ऑक्सीडेशन। बस इतनी सी बात समझ लो, जिसमें Cl आ गया क्लोरीनेशन, जिसमें O की मात्रा ज्यादा आ गई ऑक्सीडेशन, और जिसमें प्रोटीन, जिसमें अकेला आ गया तो वो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। अब हम लोग बात करते हैं ये आखिर रप्चरिंग करते कैसे। सेल बॉन्ड जो बनी होती है ना, उस सेल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड HS बॉन्ड, ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होती है, ये होती है उसमें। ऑक्सीडेशन क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वही तो होते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं। हमने ये कहा था कि हमारे पास में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन कौन से हैं? KMnO4 है, AgNO3 है, H2O2 है और H3PO3 है। अगर आपको इनका नाम नहीं पता है तो मैं नाम बताता हूँ। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और HCPO3 बोरिक एसिड। ये 4 हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, और ऑक्सीजन प्रोवाइड किया तो इस S की जगह पर, इस S की जगह पर O अंदर घुस जाएगा। ये 3 S जो ये डाइसल्फाइड जो बॉन्ड बनी हुई है, इसमें इस S को हटा दिया जाएगा और इसकी जगह पर आ जाएगा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के आने की वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगी। ये बॉन्ड अब डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं रही है, यानी कि अब उसमें सेल बॉन्ड सिंथेसिस नहीं होगा, वो सेल बॉन्ड नहीं बनने देगा, और इस वजह से क्या हुआ? उसकी सेल बॉन्ड खराब हो जाएगी और टूट जाएगी। इसी प्रकार क्लोरीनेशन में भी इसी बॉन्ड पर काम होता है, और इस बॉन्ड के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसे खराब कर देगा। चाहे तो HCl के साथ में जुड़ जाएगा और इस HCl को लेकर बाहर, बॉन्ड टूट गई, बॉन्ड टूट गई, सेल बॉन्ड खराब हो गई, सेल बॉन्ड रप्चर हो गई। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टररी। इनमें से अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज ला दें तो वो जो प्रोटीन था, अब वो प्रोटीन नहीं रहेगा जो वो एक्चुअल में था। अगर उसे हम बोलते हैं प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन होना। अंडे को जब जिस टाइम पर अंडा कच्चा है, उस कच्चे अंडे से आप लोग आमलेट बना सकते हो, बना सकते हैं। अगर मैंने उस कच्चे अंडे को लेकर फ्रीज में रख दिया, उसके बाद में मैंने इसको फोड़ा, तब भी आप उसे आमलेट बन जाएगा, क्योंकि अभी तक उसका प्रोटीन कोगुलेट नहीं हुआ, प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने उस अंडे को बॉयल कर दिया, बॉयल करने के बाद में क्या मैं अब उससे आमलेट बना सकता हूँ? अगर नहीं बनेगा, इसका पता क्यों नहीं बना? क्योंकि अब वो जो प्रोटीन था, जो ओरिजिनल प्रोटीन था, एल्ब्यूमिन जो था, वो अब उसमें वो प्रेसिपिटेट हो चुका है, वो खराब हो चुका है, वो चेंज हो चुका है। और अगर इसी प्रकार से जो Ag++ है, जो Ag++ है, जिसमें कि आयनिक है, एक अकेला आयन है,
ये क्या काम करेगा, ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देगा, और प्रोटीन खराब तो सेल वॉल खराब। सेल वॉल बनी हुई किसकी है, प्रोटीन की। प्रोटीन खराब तो सेल वॉल खराब, सेल वॉल खराब तो सेल वॉल फट गई, और सेल वॉल अगर फट गई तो बैक्टीरिया मर गया। और ये है इस तरीके से लोग काम करते हैं। ये एजेंट्स हैं जो मैंने आपको नाम लिखा दिए हैं, और जो दिन के बीच में जो उनकी डेफिनेशन है, जो मेन कंपाउंड है, उनका नाम ही मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच।